जैसा कि बताया गया, डॉक्टर गायत्री वाला पंडा के साथ बातचीत की जाएगी। डॉक्टर गायत्री वाला पंडा उड़िया की प्रख्यात लेखिका हैं और इनके 13 कविता संग्रह उड़िया में प्रकाशित हो चुके हैं। 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 1 निबंध संग्रह और 4 कविता की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। 2 कविता संग्रह अंग्रेजी में अनुदित हो चुकी है और 1 कहानी संग्रह अंग्रेजी में अनुदित हो चुके हैं। तो गायत्री वाला का कुछ जो साहित्यिक भंडार है वो लगभग 28 पुस्तकों का है और ये हमारा सौभाग्य है कि साहित्य अकादमी ने हमें अवसर दिया कि आज गायत्री वाला पंडा से रूबरू बैठकर कुछ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, कुछ सवाल करने का अवसर मिलेगा। और गायत्री वाला पंडा की साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा उनकी कविता के बारे में जो आम राय बनी हुई है वो ये है कि कविता, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली प्रख्यात उड़िया लेखिका गायत्री वाला पंडा की रचनाओं में सीमित शब्दों के जरिए मर्म को झकझोरने की अपार क्षमता है। छोटे छोटे सहज और संवेदनशील शब्द संयोजन से समाज की क्रूर वास्तविकताओं को स्वरूप प्रदान करने के साथ ही नारी चेतना की विभिन्न अनसोची दिशाएं एवं काव्य विन्यास के छंदों में, प्रतीकों में, चित्रकल्पों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट करने की में सिद्धहस्त है। आंखों की ओट में रहने वाली छोटी छोटी घटनाएं उनके काव्य में शब्द और अर्थ के रास्ते खुद को मुखर करती हैं। कितना विशाल हो सकता है आकाश, कितनी व्यापक हो सकती है पृथ्वी और कितनी सूक्ष्मताएं हो सकती हैं जीवन में, इसका एहसास उनकी कविताओं से गुजरते हुए हमें सहज ही हो जाता है। शब्दों से चित्र आंकने और चित्रों को शब्द रूप देने की असाधारण क्षमता है उनमें। प्रत्येक साधारण पाठक असाधारण रूप से खुद ही से मिलता है उनकी कविताओं में। मानव और जगत के प्रति संवेदनशीलता ही इनकी कविताओं की खास उपलब्धियां हैं। मैं इससे पहले कि गायत्री वाला जी से कहूं कि हमारे सवालों का जवाब दें, आपको पता होगा गायत्री वाला पंडित जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस बार जो मिला है वो दया नदी पे मिला है। दया नदी क्या है इसके बारे में गायत्री जी बताएंगी। इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा गायत्री जी से कि दया नदी संग्रह से एक कविता कोई पढ़ के सुनाएं ताकि माहौल कुछ जमे। गायत्री जी एक छोटी कविता पढ़िए आप अपने इस संग्रह से। ये संग्रह है दया नदी जिसको इस बार पुरस्कार दिया गया है और इसी में से एक कविता पढ़ के आप सुनाइए ताकि पता चले कि इसमें कैसी कविताएं हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं दया नदी की किताब से एक कविता पढ़ना चाहूँगी। देह ही दया नदी है, ये शीर्षक है। देह ही दया नदी है। इतिहास को रट रट कर याद करने से जिंदा नहीं रहता इतिहास। इतिहास की आत्मा होती है हवा में, रेंगती चढ़ती है लता सी, समय की पूरी दीवार पर हरी हरी दिखती है, तभी लालच में उसे तोड़ लेता है इंसान। मैं भी बार बार आ जाती हूँ उसी लालच की चपेट में, उलझ जाती हूँ भ्रम में। रक्त से लाल हुई दया नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती हूँ आधी रात में। पूछती हूँ क्या आज तक बचा रखा है तुमने उस दिन के लाल रंग से चुटकी भर, उस पुराने घाव का दर्द जरा सा। इतने सालों से इतना पानी बह जाने के बावजूद दया नदी कुछ नहीं कहती। मैं इतिहास में जाती हूँ, वहाँ असंख्य नदियाँ हैं, असंख्य तट। वहाँ खड़ी हो मैं चिकती चिल्लाती हूँ तो दया नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर समा जाती है मेरी रक्त में। मेरा रक्त और भी गाढ़ा दिखता है। मुझे लगता है मेरी धमनियों में दया नदी की जलधारा है। मेरी देह ही दया नदी है।
रक्त क्षोभ पश्चाताप से कलकल। सपने के रंग, दुख के रंग, खूबसूरत के रंग, सद्भावना के रंग जैसा दया नदी का रंग ओडिशा की एक एक सिरा में होता है। आंखों से ओझल होने तक भविष्य के मोड़ पर खड़ी दया नदी इंसानियत की राह दिखाती है इंसान को। धन्यवाद। आपने दया नदी से कविता सुनी, और चूंकि आप सब जानते हैं गायत्री बाला पंडा उड़ीसा के रहने वाली हैं, उड़िया मातृभाषा है, फिर भी हिंदी में उन्होंने अपने कविता को पढ़ने का साथ किया, और मैंने उनसे कहा कि आप हिंदी में ही अपने जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि और ये दुस्साहस ही होगा कि इतने लोगों के बीच बैठ के आप हिंदी में हमारे सवालों का जवाब देंगी। गायत्री जी इसके ये जो संग्रह है, इसमें युद्ध की विभीषिका के बारे में बताएंगे आपको। एक छोटी कविता मैं भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो उड़िया भाषी थी, मैं हिंदी भाषी हूँ, दोनों मिला के भी एक संतुलन बन जाएगा इसका। हाँ, एक छोटी कविता उड़िया में पढ़े, फिर उसी का अनुवाद हिंदी में। युद्ध हब चारिआडे चर्चा चहटिला, से पराक्रमी राजा उद्धत और जिदखोर। राजत्वर अष्टम वर्ष राजा 6 लाख पदातिक सैन्य, 9,000 अस्थि बाहिनी, 30,000 घोड़सवार और 8,000 युद्धरथ। प्रतिपक्ष अभिजित कलिंग ख्रीष्टपूर्व 261, इतिहास रे सदा लिपिबद्ध विरल विभीषिकामय। राजा को सामना करने को कलिंग भी देला नहीं पछघुंचा। कलिंग तो काल काल वीरत्व रे, गौरव रे, गरिमा रे, पराकाष्ठा रे हालल उज्ज्वल। ए युद्ध भूमि की भीषण कि भयंकर मृत्यु खेल। 1 लाख लोक प्राण हराइला बेले बंदी हेले 1,50,000 और युद्धर पश्चात प्राण त्याग कले प्राय 1,50,000। सबुरी रक्त रे मु जुड़ुसुड़ु हेली। किए पक्ष किए प्रतिपक्ष, रक्तर गोटे रंग, नाली रंगरू कौन जना पड़े किए शत्रु किए मित्र। रक्त तो रक्त, मनुष्यर हो कि पशुर, शत्रुर हो कि मित्रर, रक्तर रंग तो लाल। आपको इसमें से कुछ मेरे ख्याल से 10-15% तो पहुंच ही गया होगा। रक्त रक्त आ रहा है, बार बार युद्ध आ रहा है, तो रक्त है, युद्ध है, ये शब्द जो है सभी भाषाओं में है। इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद है। देखिए, एक कविता में किस तरह से पूरा डिटेलिंग आ जाती है कि कितने घुड़सवार थे, कितने सेना थे, इसके पक्ष में कितनी सेना, उसके पक्ष में, एक कविता बता देती है। अब युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। युद्ध होगा चारों ओर चर्चा फैल गई। युद्ध होगा चारों ओर चर्चा फैल गई। वह पराक्रमी राजा सिरफिरा और जिद्दी है। पराक्रमी राजा अशोक सिरफिरा और जिद्दी है। राजपाट के 8वें साल में, राजगद्दी संभालने के 8वें साल के बाद, 8 इयर्स के बाद 6 लाख पदातिक सेना, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार और 8,000 युद्ध रथ। दूसरी ओर अविजित कलिंग ईसा पूर्व 261 का, BC 261 BC का कलिंग उड़ीसा, ईसा पूर्व 261 का, इतिहास में सदा लिपिबद्ध विरल विभीषिकामय। सम्राट का सामना करने से पीछे नहीं हटा कलिंग भी, मगध सम्राट का सामना करने के लिए पीछे नहीं हटा कलिंग भी। कलिंग तो सदा सदा से वीरता में, गौरव में, गरिमा में, पराकाष्ठा में देदीप्यमान उज्जवल रहा है। यह युद्ध भूमि कितनी भयंकर है, कितनी भयावह है। मौत का खेल है, मौत का खेल। 1 लाख लोगों की जानें गई, जबकि बंदी बने 1,50,000 और युद्ध के बाद प्राण त्यागा लगभग 1,50,000 ने। सबके रक्त से सराबोर हुई मैं माने दया नदी की व्यथा है इस कथा में।
ये पूरी किताब में दया नदी अपनी व्यथा, अपना दर्द बखान रही है कि मेरे किनारे क्यों हुआ ये युद्ध और किसी नदी किनारे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों बदनाम किया गया। आज मैं बदनाम हूं कि मेरे किनारे इतना भयावह युद्ध हुआ। दया नदी, ये दया नदी कह रही है कि सबके रक्त से सराबोर हुई मैं माने मैं दया नदी। तो कौन पक्ष का था कौन विपक्ष का, रक्त का रंग तो एक ही था सबका। लाल रंग से कहाँ पता चलता है कौन कौन शत्रु का है कौन मित्र का। रक्त तो रक्त है, आदमी का हो या जानवर का, शत्रु का हो या मित्र का, रक्त का रंग तो लाल ही होता है। ये दया नदी एक कविता पढ़ के हम लोगों ने सुनाई। अब कुछ सवाल जवाब मैं चाहूंगा कि गायत्री जी कुछ सवालों के जवाब हिंदी में दें, भले छोटी छोटी पंक्तियों में दें, छोटे छोटे लाइनों में दें, थोड़े थोड़े शब्दों में। गायत्री जी, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि आपको दया नदी के लिए ये पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार प्राप्त करके आपको कैसा लग रहा है? साहित्य अकादमी के जैसा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार पाकर हम बेहद खुशी है। मुझे लगता है पाठक की श्रद्धा और स्वीकृति सब पुरस्कार से ऊपर है। फिर भी ये पुरस्कार हम जैसे लेखकों को, कवि को लिखने की प्रेरणा देते हैं और हमारे अंदर एक चुनौती भी पेश करते हैं, जो चुनौती उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। दया नदी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें 60 से अधिक कविताएं हैं। इन कविताओं के जरिए आपने क्या कहने की कोशिश की है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने की कोशिश किया इन कविताओं में आपने? ये दया नदी आप जानते हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट बहती एक नदी है, जिसके तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। ये कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 261 में हुआ था और तब से आज तक दया नदी सूख नहीं गई है, अविरत बह रही है। और दया नदी के तट पर जो कलिंग युद्ध हुआ था, हम सब जानते हैं ये युद्ध कितना भयावह था। हम जो सब इतिहास से पढ़े हैं वो कितना भयावह था वो युद्ध, और इसमें कितने कलिंग हो या शत्रु पक्ष का कितना लोग का प्राण गवाए। तो इस युद्ध का भयावहता ने बाद में सम्राट अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में रूपांतरित किया था। और दया नदी आज तक मुझे लगता है इसलिए बह रही है कि वो इंसान को इंसानियत की राह दिखा रही है, शांति, प्रीति और प्रेम की जयगान कर रही है। धन्यवाद। इतिहास को कविता में आपने रूपांतरित किया, तो इतिहास को कविता में रूपांतरित करते समय का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, हर इंसान का इतिहास को देखने का एक अपना नजरिया होता है। दूसरे इंसान इतिहास को दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो जब इतिहास को कविता में हम रूपांतरित किया, ये कोई आजकल का बात नहीं है। मैं बचपन में जब इतिहास की किताब से दया नदी को पढ़ी थी, दया नदी को लिखी थी, उसी टाइम से मुझे लग रहा है मेरे अवचेतन में एक सुप्त भाव से वो दया नदी रह गई थी, जो बाद में कविता के रूप में रूपांतरित हुई। तो इतिहास भी इंसान का बात करता है, और हम इतिहास जब पढ़ते हैं उसमें से जो कुछ घट चुका है, जो नहीं घटना चाहिए था, वो हमको व्यथित करता है और हम उसी व्यथा से कविता लिखते हैं। दया नदी की कविताओं के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक कवि या लेखक जब कुछ लिखता है तो वो उसमें उसका विचारधारा को प्रकट करता है। तो उस सब का पीछे एक ही बात होता है, इंसानियत। और वो इंसानियत की तरह जो राह दिखाना उसका धर्म होता है। और दया नदी में मैं भी यही संदेश, यही वार्ता देना चाहा है कि शांति, प्रीति और प्रेम जरूरी है।
युद्ध जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी इस वक्त 21 किताबें उड़िया में हैं और 7 अनुदित होकर हैं, तो आप लेखन की दुनिया में कब से हैं? आपने कब लिखना शुरू किया था? मुझे जब 6 की 7 साल का उम्र हुआ था, उस टाइम से हम लिखना शुरू किए। पहले जो कविता लिखते थे हमारे घर में, परिवार में, उसे स्वीकार नहीं करते थे। उनको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और इसीलिए जो जो लिखते थे हमारे क्लास में सब क्लासमेट को वो खाता पेपर निकाल के उन लोगों के बीच बांट देते थे। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली हमारा लिखना जारी रखा। और मुझे जब 12 साल का उम्र हुआ था, मेरा फर्स्ट पोएम एक मैगजीन में पब्लिश हुआ, चिल्ड्रन मैगजीन में, और मुझे यूथ अवार्ड भी मिला। तो उसके बाद मेरे अंदर एक उत्साह आई, तो हम लिखना जारी रखा। और उसी दिन से आज तक लगभग 37-38 साल हुआ हम लिख रहे हैं। पिछले 3 दशकों से आप कहानी, कविताएं, उपन्यास, निबंध लिखने के साथ साथ संपादन का कार्य भी करती हैं। आप एक पत्रिका भी उड़िया में निकालती हैं, अपने जिस संस्थान में काम करती हैं उसकी पत्रिका भी निकालती हैं। तो संपादन का कार्य, कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, इसमें किस विधा में आप अपने आप को सहज महसूस करती हैं कि मुझे कविता लिखने में आसानी होती है, सहज महसूस करती हूँ कि कहानी में, कि उपन्यास में, कि संपादन करने में, किस चीज़ में आप सहज महसूस करती हैं? देखिए, कविता लिखने से हम शुरू किया था, और कविता भी हमारा प्राण स्पंदन है। हम कहानी भी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, निबंध और स्तंभ भी लिखते हैं, लेकिन हम सबसे सहज कविता में है। और कविता लिखने से मुझे ज़्यादा आत्मसंतोष मिलता है, जबकि मुझे लगता है कि हम जो बात कविता में नहीं कह पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कविता का कैनवास बहुत छोटा होता है, और हम जो बात कविता में व्यक्त नहीं कर सके, तो हमको लगता है कि इसके लिए एक बड़ा कैनवास चाहिए। तो हम उस टाइम कहानी लिखते हैं, और उससे भी कुछ विस्तार से लिखना हो, कोई चरित्र हो, कोई कहानी हो, व कोई प्लॉट हो, उसको हम उसके लिए कुछ रिसर्च का ज़रूरत होता है, उसको विस्तार से लिखना ज़रूरत होता है, तो हम उपन्यास लिखते हैं। और स्तंभ और निबंध तो ऐसे ही हमारे मन को जो आंदोलित करता है, जो घटनाएं या समाज में जो सब घटता है, उसके ऊपर प्रबंध स्तंभ भी लिखते हैं। लेकिन हम ज़्यादा स्वच्छंद है, ज़्यादा सहज है कविता में। और कविता के बिना हमको लगता है कि जैसे हम सब है और जड़ है। आपने कई विधाओं में लेखन किया, किंतु ज्यादातर आप एक कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, ऐसा क्यों है? हमने जैसे कहा कि हम 38 साल से कविता लिख रहे हैं, कविता से लिखना शुरू किया था, हमारा यात्रा शुरू किया था। और मुझे लगता है शायद हम ऐसे भी लगता है हम एक प्लेटफॉर्म में घुस गए, और उसी प्लेटफॉर्म में लोग मुझे स्वीकार कर लिए। और जैसे ज़्यादा कविता लिखते हैं और लिख कर आए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मेरे कविता लोगों को ज़्यादा छुआ है, और लोग कविता को ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक कवि के रूप में आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई कवि या लेखक सफल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कवि हमेशा एक असफल सृष्टा रहा है। तो हम भी जब जैसे भी जितने भी कविता लिखते हैं, लिखने के तुरंत बाद हमको लगता है नहीं, ये नहीं हो पाया। हम जिस तरह चाहते थे, जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, उसको हूबहू शब्द में रूपांतरित नहीं कर पाया। तो मुझे हमेशा एक अफसोस आता है। तो हमको नहीं लगता कि हम सफल हो पाए हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मेरे कुछ कविता मेरे पाठकों को पसंद हुआ है, और मेरे पाठकों कविता को पसंद किया है, यानी मुझे पसंद किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं मानते हैं कि हम कविता या कहानी लिखकर सफल हो गए। अब ये बताइए कि जब आप कुछ लिखती हैं, कविता, कहानी या उपन्यास, तो आप ये प्लॉट कहाँ से लाती हैं? आप प्लॉट कहाँ से तलाशती हैं इन चीज़ों के लिए, लेखन के लिए? हम इधर 3 बात बोलेंगे।
कविता, कहानी और उपन्यास, 3 बात है। हम जब कविता लिखते हैं, मुझे उसके लिए कोई प्लॉट तलाशने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि कविता स्वतःस्फूर्त आता है, स्पॉन्टेनियसली। हमको भी नहीं पता है कविता कब आएगी, किस रूप से आएगी। हमारा काम है सिर्फ लिखना, और कविता जैसे तुरंत 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन आ जाता है मन को, और हम तुरंत उसको लिख लेते हैं। और बाकी हमारा काम है सिर्फ सबको इधर उधर करना। कविता अपना आप ही लिखी जाती है। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कोई अंदर से कुछ मुझे बुलाता है और हम लिख लेते हैं। लेकिन जब कहानी लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से हो या किसी भी टाइम से कोई भी घटना हो, कोई भी एक क्षण हो, मेरे अंदर जैसे रह जाता है सुप्त होकर मेरे चेतना में। और हमको भी नहीं पता चल पाता है कि वो मेरे अंदर में है। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन सालों साल वही एक अनुभव को लेकर अपने अंदर दबाकर घूमते हैं। एक दिन वो किसी तरह, किसी रूप में प्रकटित हो जाता है। वो भी कहानी भी मेरा कविता जैसी। हम अगर एक ही सिटिंग में कहानी को खत्म नहीं करते तो वो खत्म नहीं हो पाता कभी भी। हमको 2-4 घंटा, 6 घंटा, ऐसे कि 7-8 घंटा भी लगा है, हम एक ही सिटिंग में कहानी को खत्म करते हैं। और जब उपन्यास की बात आता है, हम ऐसे कहेंगे, उपन्यास के लिए हम योजना बनाते हैं या कुछ प्लॉट का तलाशी करते हैं, कुछ कोई प्लॉट हमको अच्छा लगा तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उपन्यास के लिए हमको थोड़ा कसरत करना पड़ता है, लेकिन कहानी या कविता के लिए हम कभी प्लॉट ढूंढने नहीं जाते हैं। अपने आप जो मन को आता है, जो आंदोलित करता है, जो आलोड़ित करता है, जो अच्छा करता है मन को, उसको स्वतःस्फूर्त कागज के ऊपर लिखी हो जाती है। आपकी नज़र में एक अच्छी कविता क्या है? ये कविता अच्छी है या कम अच्छी है? तो एक अच्छी कविता आपकी नज़र में आप किसे कहेंगे एक अच्छी कविता? ये एक कठिन प्रश्न है। अच्छी कविता ने हम ऐसे मान सकते हैं जो कविता पढ़ के कोई भी सोचे कि ये तो मेरी बात लिखी गई है, ये तो मेरी ही कहानी है, ये मेरी बात है, और वो कविता उसको दिन दिन, पल पल उसको अन्यमनस्क करके रखेगा। उसका कविता का कोई पंक्ति उसको बार बार याद आ जाएगा, और रात में उसका नींद जब खुल जाएगा, वो कविता का पंक्ति उसको याद आएगा। हमेशा वो अगर एक कविता की पंक्ति वो पकड़ के उसके माइंड में रखेगा, तो मुझे लगता है कि वही कविता मेरे नज़र से अच्छी कविता है, क्योंकि कोई उसको पढ़ के सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरे बात है। आपकी रचनाओं में नारी चेतना को अधिक महत्व दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि आप नारीवादी कवि हैं, लेखिका हैं। ओडिया साहित्य में नारीवाद के स्वरूप के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज तक 2000 से ज़्यादा कविता लिख चुकी हूँ, और 1100, 1200 या 1300 से ज़्यादा कविता पब्लिश भी हो चुका है। लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए कि जैसे हम 2000 कविता अभी तक लिख चुके हैं, और उसमें से 200 या 250 कविता वो स्त्री के ऊपर लिखे होंगे। और मुझे अपने जो क्रिटिक को बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं नारीवादी, तो हम कोई बात का ये में चपेट में आकर कविता नहीं लिखते हैं। हम कविता लिखने से पहले हमको नहीं पता चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं। हमको जो मन को आता है हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद वो कविता कोई फ्रेम में रह जाता है, इजिम का फ्रेम में वो रह जाता है, बात के ये में डाला जाता है उसको, और वो नारीवाद भी हो सकता है। लेकिन हम जब कविता लिखते हैं, जो भी सोचता वो नारी या पुरुष ऐसा सोचकर नहीं लिखते हैं। नारी हो या पुरुष हो, जो भी हो, उनके मन को जो आएगा वो लिखते हैं। हम भी वैसा करते हैं। हम नारी या पुरुष, खुद को नारी या पुरुष सोच के कविता नहीं लिखते हैं। बाद में वो क्रिटिक के दृष्टिकोण से कैसे उभर आता है हमको पता नहीं चलता। लेकिन नारीवाद का स्वरूप जो आप बता रहे हैं, नारीवाद तो पुरुष के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। नारी अपना संघर्ष, अपना समस्या और अपने मन की बात अगर कविता में कह रही है, और आज जो नारी को कहीं भी अत्याचारित हो रही है, अगर हम उस अत्याचार के बारे में अपनी कविता में लिख रहे हैं, तो अगर वो नारीवाद के फ्रेम में आ जाते हैं तो मुझे कुछ बोलना नहीं है उसके बारे में। लेकिन हम खुद एक नारी है,
और नारी की यंत्रणा को, पीड़ा को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहाँ कहीं भी एक नारी समस्या में जर्जरित होती है, जहाँ कहीं भी एक नारी अत्याचारित होती है, हम तुरंत कलम पकड़ते हैं और उसके वो समस्या को लिख बैठते हैं। और ये है एक बात। और ओड़िया कविता में, ओड़िया साहित्य में जो नारीवाद का स्वरूप आप पूछ रहे हैं, और ये कविता में नारी के ऊपर भी कविता बहुत लिखी गई है, अभी भी लिखी जाती है। लेकिन जैसे नारी के बारे में खुलकर लिखना चाहिए, नारी की इच्छा के बारे में, नारी की स्वप्न के बारे में, नारी के अंतर्मन के बारे में, नारी के देह के बारे में, वो इतनी खुली तरह कोई इतना नहीं लिखते हैं। मुझे लगता है आजकल की जो पीढ़ी, जो यंग मार्च जो लिखने बैठे हैं, वो शायद फ्यूचर में इस बारे में लिखने की स्पर्धा करेंगे, साहस करेंगे। और मुझे लगता है ये आगे जाकर और अच्छा लिखेंगे। क्या कविताओं में सामाजिक प्रतिबद्धता जरूरी है? क्या कविताओं में सामाजिक प्रतिबद्धता जरूरी है? जरूरी है भी और नहीं भी। हम ऐसे कह सकते हैं, कविता में सामाजिक प्रतिबद्धता जरूरी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कवि भी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है, समाज का एक अंश है वो, और समाज से ही वो अपना लिखने का जो उत्पादन है वो समाज से भी वो संग्रह करता है। तो समाज का ही सब कुछ उसके लिखन में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कविता में सामाजिक प्रतिबद्धता होना जरूरी है। आप क्या सोचती हैं, क्या कविता समाज को बदल सकती है? नहीं, कविता रातों रात समाज को बदल नहीं सकता, बदलने की स्पर्धा भी नहीं करती है कविता। समाज में जो घटता है, जो कुसंस्कार है, जो अघटन है, जो आदमी का जो पैशाचिक प्रवृत्ति है, उसको भी पराहत करने का काम कविता का नहीं है। कविता सिर्फ इंसान को एक नया तरह देखने का दृष्टिकोण देता है, उसके मन में एक नया आशा संचारित करता है। और कविता का काम है उससे एक अलग दिशा में कुछ जो उसको नहीं दिखता है, उसको उस दिशा में कुछ नया दिखाना। वो समाज को रातों रात बदलने का काम कविता का नहीं है, ना कि समस्या समाधान करने का काम। आप पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। साहित्य और पत्रकारिता के बीच आपको क्या रिश्ता नजर आता है? साहित्य और पत्रकारिता के बीच क्या रिश्ता नजर आता है आपको? साहित्य और पत्रकारिता दोनों परस्पर परिपूरक है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पत्रकारिता ऐसा है कि हम जो दिखते हैं या जो घटनाएं घटती है उसको वैसे ही विवरण देना, वैसे ही लिखना पत्रकारिता है। और वास्तविकता का रोक-ठोक परिप्रकाश से पत्रकारिता, ये वर्णनाधर्मी होता है पत्रकारिता। लेकिन जब साहित्य का बात आता है तो साहित्य में एक आवेग होता है, भाव होता है, भाषा होता है, शैली होता है। और जो घटनाएं पत्रकारिता में जो देखो, जैसे देखो वैसे ही लिखो, ये बात साहित्य में नहीं होता है। इसके साथ जुड़ता है आवेग या भाव, और उसमें से भाषा और शैली का भी जरूरत होता है। और साहित्य आवेग धर्मी है, जहाँ जब तक कि पत्रकारिता वर्णना धर्मी है। क्या आपकी रचनाओं के अन्य भाषाओं में अनुवाद हुए हैं? जी हाँ, मेरे कविता कहानी हिंदी में ज़्यादा अनुवाद हुए हैं। हिंदी में अब तक मेरा 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और आपने मेरा 5 कविता संग्रह का अनुवाद किया है। खो जाती हैं लड़कियाँ, कहने कुछ नहीं होता, दया नदी, आशा नहीं इतिहास लिखना, और बाघ, ये 5 कविता संग्रह हिंदी में अनुवाद हुआ है। और 2 कविता संग्रह अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, ग्रैंडमा एंड अदर पोएम्स, ए स्लाइस ऑफ नाइट। एंड एक कहानी संग्रह भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, माई ट्रूथ माई स्टोरी। इसके अलावा हमारे कविता और कहानी बहुत भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ है, बांग्ला हो, मराठी, गुजराती,
असमीज, अहमिया, वो सब बहुत सारे राजस्थानी, बहुत भारतीय भाषा में मेरे कविता और कहानी अनुवाद हो चुका है। आपने हिंदी के किन किन कवियों की कविताएं पढ़ी हैं? आप कविताएं पढ़ती हैं हिंदी में? हम पढ़ते हैं, हम सब भाषा के मतलब अंग्रेजी और हिंदी में ज़्यादा पढ़ते हैं, और दूसरे भाषा के कविता या कहानी जो हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है उसको भी पढ़ते हैं। हिंदी में हम महादेवी वर्मा से लेके दिनकर, आज्ञा, और अभी मदन कश्यप जी, अनामिका जी, कुमार अनुपम जी, लीलाधर मंडलोई जी, मंगलेश डबराल जी, ये सबके कविता हम पढ़े हैं और हमको अच्छा लगता है। अरुण कमल जी, सबको हम पढ़े हैं। ओडिया साहित्य का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अनुवाद कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है उसके अंग्रेजी में उड़िया कविताओं का अनुवाद की हिंदी में, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर हम ओडिया भाषा का बात करें, ओडिया साहित्य की बात करें, तो हम ऐसा बोलते हैं, गर्व के साथ ऐसा बोलेंगे कि हमारा ओडिया भाषा साहित्य बहुत समृद्ध है और इसमें बहुत अच्छा कहानी, कविता, उपन्यास सब लिखा जाता है। लेकिन दुख की बात ये है कि हर कोई अच्छा लिखन जो पब्लिश होता है उड़िया में, कविता के रूप में हो या कहानी के रूप में या उपन्यास के रूप में या निबंध के समालोचना के रूप में, वो सब अच्छे कृति हिंदी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा। जो कुछ लेखक अपने उद्यम से करते हैं तो अच्छा है, वो कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे कृति रह जाता है जो अनुवाद होकर सबके सामने नहीं हो पाता। ये मेरा बहुत बड़ा दुख है और हम इसके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमारे साहित्य का कृति कैसे सर्वभारतीय, जातीय, अंतर्जातीय स्तर में हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद हो सके। ये हम सबको इस दिशा में उद्यम करना चाहिए। आप पुरस्कारों को क्या मानती हैं? आप पुरस्कारों को क्या मानती हैं? प्रेरणा का स्रोत या स्वीकृति की या सृजन की स्वीकृति? आप प्रेरणा के स्रोत मानती हैं या सृजन की स्वीकृति मानती हैं पुरस्कारों को? हम पुरस्कार को ये दोनों मानते हैं, सृजन की स्वीकृति भी और प्रेरणा का स्रोत भी। लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि पाठकों की श्रद्धा और स्वीकृति जो पाठक एक लेखक को देते हैं, उसके कृति को देते हैं, वो सबसे ऊपर है। फिर भी ये जो सब आनुष्ठानिक पुरस्कार है, जो सृजन का स्वीकृति है, ये भी सब एक लेखक के लिए जरूरी है। उसको ये और भी प्रेरणा देता है, उसके अंदर चुनौती पेश करती है, लेकिन पाठक का श्रद्धा और स्वीकृति सबसे ऊपर है। आप परिवार, लेखन और नौकरी, ये तीनों में समन्वय कैसे स्थापित करती हैं? आपको परिवार भी देखना है, आपको नौकरी भी करनी है, आपको लेखन भी करना है, तो इससे क्या आपका लेखन बाधित नहीं होता है? ये समन्वय कैसे स्थापित करती हैं हम तीनों में? हम इधर एक बात बोलना चाहेंगे। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे बचपन से भी कि ए बिजी मैन ऑलवेज गेट्स टाइम, ए लेजी मैन नेवर। ए बिजी मैन ऑलवेज गेट्स टाइम, ए लेजी मैन नेवर। तो हमारे पास जितना ज़्यादा काम होगा, हम उतने ही श्रृंखलित हो जाएंगे अपने जीवनचर्या में, मुझे ऐसे लगता है। तो हम परिवार हो या सृजन हो, लिखना, साहित्य और जो भी काम कार्य क्षेत्र हो, हम उसी को उसी तरह बैलेंस करते हैं और सबको, जैसे सब संसार हो, सृजन हो या कार्य क्षेत्र, सबको डिसिप्लिन वे में हम बैलेंस करते हैं। आजकल आप क्या लिख रही हैं? आजकल तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, 2-4 चीज लिख रहे हैं। अभी इतिहास के एक चरित्र को लेकर एक कविता का श्रृंखला शुरू की है। पता नहीं वो कब तक लगेगा, मुझे कितना साल लग सकता है, कितने महीनों भी लग सकता है, लेकिन हम इतिहास के एक चरित्र के ऊपर अभी कविता लिख रहे हैं। जैसे दया नदी एक कविता का श्रृंखला थी, इसमें 62 कविताएं थे, उसी तरह लिख रहे हैं। और बाकी एक उपन्यास भी शुरू किए हैं, वो उपन्यास भी चल रहा है। बाकी कुछ हमारे जो ओडिया साहित्य के जो वरिष्ठ साहित्यकार है, जो कवि है, लेखक है, उनके साथ जो आलाप सब अतीत में की थी, जो इंटरव्यूज की थी मेरे पत्रिका में,
उन सब को लेकर भी एक किताब अभी निकाल रहे हैं। तो यही सब साहित्य के विभिन्न विभागों में हमारा काम अभी जारी है। आपकी एक किताब है गांव, उड़िया में गांव बोलते हैं, हिंदी में लोग गांव बोलते हैं, उसको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला। उसमें क्या आपने दिखाने की कोशिश, गांव में क्या पूरा गांव का चित्रण है कि क्या है उसमें? नहीं, गांव का चित्र तो है। हम जब बचपन में हमारे गांव जाते थे, उस टाइम गांव का जैसे परिवेश था, गांव के लोगों को अंदर जैसे सिंप्लिसिटी था और गांव का जैसे सब माहौल था, धीरे धीरे वो माहौल बदलता जा रहा है और गांव भी बदलता जा रहा है। तो हम यही जो बदलाव आया है गांव में, गांव के लोगों के चरित्र में, वो सब के ऊपर हम लिखे हैं वही गांव कविता संकलन में, जिसको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2011 को मिला था। आपके काव्य श्रृंखला, कविता श्रृंखला बाग है, बाग, उस पुस्तक में, उस काव्य संग्रह में आप क्या कहना चाहती है बाग के माध्यम से? तो बाग भी एक काव्य श्रृंखला है, उसमें 55 कविताएं हैं। हमें लगता है कि असली बाघ से ज्यादा भयंकर है ये इंसान रूपक बाघ, इंसान बाघ। तो इंसान के अंदर जो क्रूर भाव है, जो हिंसा है, जो क्रूरता है, वो बाघ से भी भयंकर है। यही बात हम बाघ की श्रृंखला में दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद गायत्री जी, आपने सारे प्रश्नों के जवाब बहुत संक्षेप में और अच्छी भाषा में, आपको लगता था आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग हिंदी समझ रहे थे आपकी हिंदी, और आपने सवालों का जवाब अच्छा दिया, आपने कविताओं का पाठ भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद गायत्री बालाजी और राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अंत में हम आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी साहित्य अकादमी को, और हम हमेशा साहित्य अकादमी के प्रति आभार रहेंगे। धन्यवाद।